Uh, Good evening, friends. We've been live. आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग एक लाइव सेशन कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी काफी सारे अलग अलग लोगों को हम लोग मिलियन मेकर्स के पेज पे ला रहे हैं। तो हम आपके शुक्रगुजार है कि आप लोग ऑलरेडी इस पेज काफी लाइक कर रहे हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा डॉक्टर सुमन वैष्णव का, जो ऑलरेडी अभी महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ महात्मा गांधी लेबर इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफी सालों का है। हमें आज वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करें, और आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें भेज सकते हैं और हम वो क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मैम, मैं ये सेशन आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप अपना सेशन जारी करें। थैंक यू मैम। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द सेशन। सबसे पहले ये सेशन का जो टॉपिक आपने मुझे दिया था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और आपने मुझे कहा था Yes. कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो न्यूली जॉइंड जो न्यूली रिक्रूटर्स हैं, न्यूली जॉइंड जो हैं उनके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, है ना? तो आज सबसे Agree. पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस है क्या? पहले स्ट्रेस का एक कॉन्सेप्ट जो है बहुत सिंपल और जनरल टर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है? क्योंकि बहुत बार इस टर्म को यूज़ किया जाता है, लेकिन लोगों को पता है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस है क्या? है ना? तो आप Agree. देखिए कि हम लोग जब स्ट्रेस की बात करते हैं, मैं इसको कोई मैंने अननोन कोटेशन पढ़ी थी, वो किसने दी है उसका नाम मुझे नहीं मालूम है, और वो नाम कहीं है भी नहीं, लेकिन मुझे बहुत फनी लगी थी और बहुत मजा आया था उसको पढ़ के, वो जरूर मैं बताऊंगी। आई स्ट्रेस अबाउट स्ट्रेस बिफोर देयर इज इवन स्ट्रेस टू स्ट्रेस अबाउट। लोगों को पता ही नहीं होता कि स्ट्रेस है क्या, तो उससे पहले ही वो स्ट्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए ये मालूम होना ज़रूरी है कि है क्या, और उसके बाद हम उसको उसके लिए हम लड़ सकते हैं, हम उसको डिफेंस कर सकते हैं, हम उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इसीलिए स्ट्रेस को थोड़ा समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आप जानते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेके हमारा एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, जो कंसेप्शन से मृत्यु तक का होता है। उसमें बहुत सारी लाइफ स्टेजेस आती हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो चाहे चाइल्डहुड हो, टीनेजर हो, यूथ हो, जॉब हो, मैरिज हो, वर्क प्लेस, फैमिली, फाइनेंस, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं, कितने सारे ऐसे चेंजेस हैं, जिनको हम फेस करते हैं, जिनको हम कन्फ्रंट करते हैं। अब ये जो चेंजेस हैं, आप देखिए, जो एनवायरमेंटल हैं, यानी जो बाहर से आते हैं, जो एक्सटर्नल हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसर्स मतलब इवेंट्स होती हैं, जो हमारे ऊपर दबाव डालती है, ठीक है? अब उसको कोप अप, उसको रिएक्शन देने के लिए हमारी बॉडी और माइंड होता है, जो उसको जवाब देता है, ठीक है? तो स्ट्रेस जो है वो रिएक्शन है, वो इमोशनल फीलिंग है, इमोशनल और बॉडीली रिएक्शन है, वो इंटरनल रिस्पॉन्स, इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, जो हम एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को देते हैं, ठीक है? और ये जो रिएक्शन Agree. है, ये सब्जेक्टिव होता है, ये इंडिविजुअल फिनोमिना है, क्योंकि हम लोग जो रिस्पॉन्स देंगे एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को, वो चाहे बीमारी हो, चाहे वर्क प्लेस टेंशन हो, चाहे किसी भी तरह का चेंजेस हो, ठीक है? इनको जब हम रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारे खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, हमारा परसेप्शन किस तरह का है, हम किस तरह से उस चीज़ को परसीव कर रहे हैं, उस स्ट्रेसर को परसीव कर रहे हैं। चीज़ मतलब यहाँ मैं स्ट्रेसर की बात कर रही हूँ, और स्ट्रेसर मतलब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि स्ट्रेसर्स जनरली एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल इलनेस को छोड़ के बाकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं। अब Agree. ये Agree. बहुत तरह के हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये जब हम पर एक हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी वेलबींग पे थ्रेट करते हैं, यानी हमें कहीं हमें लगता है कि हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स देना है, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है, उसको जिस तरह का हम रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। उस रिएक्शन को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म है ना,
ये टर्म हैंस सेली ने दी थी 1936 में, और उन्होंने बोला था कि स्ट्रेस इज नथिंग बट इट्स ए नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट और टू द स्ट्रेसर्स और टू द चेंज। उन्होंने स्पेसिफिकली ये स्ट्रेसर वर्ड यूज किया था, ये टर्म यूज की थी। लेकिन उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में यदि समझाया जाए तो स्ट्रेस इज नथिंग बट एन इवेंट कि ये जिससे हम उसको कोप अप कर सकें, हम हमारी बॉडी और माइंड जो रिएक्शंस देता है वो ही स्ट्रेस कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंटरेक्टिव सेशन हम लोग बाद में जरूर उसको हैंडल करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसको क्लियर करना चाहूंगी। तो इसके अलावा मुझे आपको ये भी बताना है कि ये जो स्ट्रेस होता है वो यदि स्मॉल अमाउंट में है तो इट इज अ गुड स्ट्रेस। हमेशा स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। स्ट्रेस यदि यू स्ट्रेस है, मतलब हम उससे हमारे काम को एनर्जेटिकली कर रहे हैं प्रेशर में आके। कई बार ये होता है कि आपको पता चले कि डेडलाइन है और बॉस को आपका असाइनमेंट आपको सबमिट करना है। अब ये जो प्रेशर होगा आपकी मसल्स को टेंस कर देगा और आप लगेगा कि नहीं, मैं रात को जाके ये काम कर लूंगा। ये जो फर्स्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है वो अच्छा है, क्योंकि वो आपको इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए तैयार कर रहा है। जनरली हमारी हिस्ट्री में यदि हम जाके देखें ना, तो आप देखना कि जब शिकार करने जाते हैं तो प्रीडेटर और जो शिकार जो होता है उसको स्ट्रेस होता है, वो फाइट या फ्लाइट करेगा, ये रिस्पॉन्स देगा। तो हम लोग भी स्ट्रेस के साथ एडजस्ट करने के लिए एक हमारा एक रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी का, हमारा माइंड का, फ्लाइट या फाइट। तो हम जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होता है उसमें हम लोग ये करते हैं कि यदि हम यू स्ट्रेस ले रहे हैं, यदि हम बेहतर तरीके से उसको ले रहे हैं, थोड़ा है, स्मॉल अमाउंट है, डिजायरेबल है वो, तो वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। यदि यही स्ट्रेस, इसको मैं समझाने के लिए 3 स्टेजेस में कर देती हूँ। यदि यही स्ट्रेस जो है, यदि ये मॉडरेट लेवल पे है, ओके। यदि ये क्रॉनिक हो जाए, एक्यूट हो जाए, तो ये नुकसान पहुंचा देगा। यानी यदि आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि हम लोग न्यूली रिक्रूट जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बात कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्हें नई जॉब मिली है, या वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि यदि वो परसिस्ट कर रहा है, यदि वो स्ट्रेस लंबे समय तक है और डिमांड्स को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस की 3 स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस को हमें जरूर ध्यान में रख लेना है, ये मुझे आपको बताना है। जिसमें एक होती है जिसको कहते हैं हम अलार्मिंग स्टेज होती है, एक होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस स्टेज होती है, और एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जॉस्शन स्टेज। अलार्मिंग स्टेज जो होती है विशाल जी, वो इस तरह की होती है जिसमें हमारे बॉडीली रिस्पॉन्सेज आते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब हमारी मसल्स टेंस हो जाएगी, हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, हमारा जैसे कहना स्लीप पैटर्न्स जो है, या हमारी स्लीपिंग या ईटिंग डाइजेस्टिव सिस्टम वो रिएक्ट करेगा। आप एकदम तैयार हो जाएंगे, आपके हार्मोन रिलीज होने लगेंगे और आप काम जल्दी जल्दी करना शुरू कर देंगे। आप टेंस हो जाते हो क्योंकि आप फाइट करना चाहते हो या फ्लाइट करना चाहते हो। उसके बाद आती है एक स्टेज जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस वाली। ये स्ट्रेस की ही दूसरी स्टेज है। ये रेजिस्टेंस वाली जो स्टेज है, इसमें आप जो आपको असाइनमेंट्स दिए हैं या आपसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वर्क प्लेस पे, उनमें आप ज्यादा एनर्जी डाल रहे हैं लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरी स्टेज जो आती है वो एग्जॉस्ट, मतलब आप उस रेजिस्टेंस में फेल हो रहे हैं और आप अब एग्जॉस्ट हो गए, तो आप विड्रॉ कर लेते हैं। ये जो तीसरी स्टेज है वो बर्नआउट में चेंज हो जाती है। फिर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रेस है ये एक ऐसा, देखिए ये इनएविटेबल है। आप इसको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ में स्ट्रेस का सामना ही ना करें या किसी को ऐसी जॉब मिले जो स्ट्रेस के बिना हो, पॉसिबल ही नहीं है। कम स्ट्रेस वाली मिलेगी, ज्यादा स्ट्रेस वाली मिलेगी, स्ट्रेस तो होगा ही। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन काफी बच्चे ऐसे आते हैं हमारे यहाँ जो पूछते हैं कि ऐसी जॉब दीजिए जहाँ पे कोई टारगेट ना हो, जहाँ कोई प्रेशर ना हो, जहाँ कोई स्ट्रेस ना हो। तो मैम ऐसी कोई जॉब मीडिया में है क्या?
नहीं, 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 नहीं। आप ऐसी जॉब का इमेजिन कीजिए ही मत कि आपको कोई टारगेट ना मिले, आपको कोई स्ट्रेस ना मिले, आप फिर तो आप ये स्टैग्नेशन के लक्षण है भई। कि आप बिना मतलब ऐसी जॉब देखिए मैं जहाँ तक मानती हूँ कि हमारी जो लाइफ है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक है, ठीक है? स्टैटिक नहीं है। एग्री। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ एग्री। में चेंज ना आए, आप ग्रो ना करें। यदि आप देखिए पानी यदि बहता रहेगा तो अच्छा है। एक जगह ठहरा देंगे आप पानी को तो उसमें से सड़न स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। हमारे व्यक्तित्व में ऐसा क्यों करें हम लोग क्यों रुके? हम लोगों को ग्रोथ चाहिए, सीखना है। ये जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली हो। आप नई लर्निंग, नया टारगेट, नए अचीवमेंट, नए गोल्स और बेहतर हमें बनना है, कल से बेहतर बनना है। आज जो हम हैं, कल शायद उससे बेहतर बनेंगे। तो हमारे में इम्प्रूवमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो चाहे वर्क प्लेस में हो या हमारी लाइफ में हो। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो ये जॉब बिना गोल की, बिना टारगेट की नहीं। पर ये होना चाहिए कि यस, टारगेट टाइम बाउंड हो, टारगेट सही हो, अचीवेबल हो, तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, यदि ऐसे हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये एग्री। इश्यू है। एग्री। एनीवे मैं आपको इसके अलावा भी थोड़ा-सा बताना चाह रही थी कि 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेस में, जो केके अग्रवाल ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उस कॉन्सेप्ट को समझाया है। 3 एलिमेंट होने ज़रूरी हैं स्ट्रेस को समझने के लिए। पहली चीज़ इन्होंने ये बोली है कि आप जो हैं एक नोन सिचुएशन में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस के लिए कि वो सिचुएशन है क्या, पहली चीज़। सेकेंडली आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। देखिए, आपको यदि पता ही नहीं है कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप उसके अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझता है, मोरोन है, तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस को समझने के लिए भी इंटेलिजेंसी होनी ज़रूरी है। तो आपको पहले ये मालूम बिल्कुल। होना चाहिए कि आप किसी नोन सिचुएशन में हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आपको मालूम होना चाहिए, फिर आपकी बॉडी और माइंड उसको रिएक्ट करेगा। अब आपकी बॉडी और माइंड जो रिस्पॉन्स देगा, जो रिएक्शन देगा, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको आप समझ गए, यानी आप अपने आप को समझ गए। आप ये एबिलिटी आपका जो साइकोलॉजिकल परसेप्शन है कि आप ये जो कंडीशन है या एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं उसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आप ये समझ जाएँगे कि अब मुझे किस तरह का कोप अप करना है। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाऊँगी। देखिए एक मान लीजिए मेरे बॉस ने मुझे असाइनमेंट दिया। ये असाइनमेंट हम्म। मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा कि नहीं मुझे करना है, ठीक है? अब हो सकता है कि औरों को ये असाइनमेंट स्ट्रेसफुल लगेगा, कोई और है उनको मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। हर एक अब वो जो असाइनमेंट है जो यदि 2 दिन में सबमिट करना है, तो 2 दिन में सबमिट करने की डेडलाइन एक्सटर्नल स्ट्रेसर है और मेरी रिएक्शन, औरों की रिएक्शन या तीसरे बंदे की रिएक्शन अलग-अलग हो सकती है, वो सब्जेक्टिव है, वो डायनामिक फिनोमेना है, ठीक है? देखिए, इसमें कंस्ट्रेंट भी आ रहा है, इसमें लिमिटेशंस भी हैं, इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी है। यदि आप अपॉर्चुनिटी को पहचान के काम करेंगे, तो स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यदि हम उसको जाने बिना कंस्ट्रेंट, लिमिटेशंस और परेशान होके या अपने आप की अपनी नेगेटिव इम्पल्सेस को अपने पर हावी करके काम करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। या उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा। मैम। ये कुछ चीज़ें मैम मुझे आपने आप बहुत मैम आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे, बिकॉज हमारे पेज पे काफी सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो जी, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली, या स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स, उनको दिमाग में ये होता है कि मेरे बच्चे को एक ऐसी जॉब मिले जहाँ पे उनका टारगेट्स ना हो, उनको मार्केट में ना जाना पड़े, उनको कोई धूप में ना जाना पड़े, बारिश में ना जाना पड़े, और उनको सैलरी मिलती रहे। तो क्या कोई ऐसी जॉब है जो ऐसा सिक्योरिटी देती है? Because stress management is again a part of that topic which we want to focus. अ, विशाल जी ऐसी जॉब जो पेरेंट्स चाह रहे हैं, देखिए पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। ये बहुत नेचुरल Agree. फिनोमेना है ना?
बहुत नेचुरल सी बॉन्डिंग है और उसमें हर पेरेंट्स यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा ऑफिस में बैठा रहे, एसी वाला रूम हो और वहीं से ही वो सारा मैनेज करे, बाहर कहीं जाना ना पड़े और कुछ हो। लेकिन लाइफ में सब कुछ यदि अपने कंट्रोल में हो और हम चाहें वैसा ही हो, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैनेजमेंट जॉब इस तरह की, पर मैनेजमेंट जॉब में फील्ड में आपको नहीं जाना पड़ता इतना, लेकिन फिर भी आपको मैनेज तो करना पड़ता है काफ़ी। लाइक यू हैव टू बी अलर्ट and you have to manage the relationship, the communication, the many things, है ना? तो बिल्कुल। ये चीजें तो है ही, ये आपको उसमें करना ही पड़ेगा। अ, इस तरह की जॉब जो बिल्कुल आरामदायक हो या बिना गोल और उसके बिना टारगेट के बिना हो, ये मैं नहीं मानती कि इवन एचआर मैनेजर्स की आप बात कर लीजिए या मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं, उन सब के टारगेट्स होते हैं, उनके गोल्स होते हैं। उन्हें भी इट्स नॉट लाइक सिटिंग इन द एसी रूम एंड जस्ट परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज। नहीं, वो नहीं होता है। दे हैव टू वर्क हार्ड। उस तरह के काम मैम आपका आपका एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आप जब बोलेंगे तो 10 लोग सुनेंगे, इसलिए ये सेशन भी हम लोग ने प्लान किया है, क्योंकि काफी लोगों को या काफी पेरेंट्स को ऐसा होता है कि एक जॉब मिल गई, मतलब 20-25 हजार की जॉब मिल नहीं, गई तो कंफर्ट जोन हो नहीं, गया, नहीं, आप नहीं, चिंता नहीं ऐसा है। जब नहीं, आगे नहीं। आगे ग्रोथ, हाँ, जब आगे ग्रोथ लेके जाना है तो आपको यू हैव टू टेक ए चैलेंज। तो मैं आपको एक इसलिए हम लोगों एग्जांपल ने मैं आपको एक जी एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं आपको, हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट है। हमारे जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो सीनियर मोस्ट एसीएस होते हैं, आप भी जानते होंगे। अभी हमारे यहाँ जी मित्रा साहब हैं। ये जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें भी वो 12-12 घंटे काम करते हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, दे आर मतलब वो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं सारे। उनको भी एसी कैबिन मिला होता है, पर उन्हें वो सारी योजनाएं जो गवर्नमेंट वेलफेयर की वो इम्प्लीमेंट करनी होती है, उन्हें फील्ड में भी जाना होता है। इनफैक्ट हमारे खुद के एसीएस सर, जब हमारा एक जो वेलफेयर स्कीम थी उसको इम्प्लीमेंट करना था, उससे पहले वो खुद नाका जो होता है, चौराहा जो, उस पर जाके पर्सनली उन्होंने चेक किया था। मैं यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट की तारीफ करने बैठी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एसीएस अग्री लेवल मैम। के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को यदि फील्ड में जाके वो पर्सनली चेक कर रहे हैं, तो आप मतलब ये आप पर डिपेंड करता है, आपके कमिटमेंट, आपकी सिंसेरिटी पे, कि आप कितना जस्टिफाई करते हैं आपके रोल्स को, आपकी जो आपके कमिटमेंट्स को। तो ऐसी कोई जॉब नहीं है जहाँ आपको चेयर पे बैठना हो और आपके पास कोई टारगेट नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा मैम कभी नहीं। आपको इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब ले ली तो चिंता नहीं नहीं। है, प्राइवेट जॉब बहुत सा स्ट्रेस होगा, गवर्नमेंट में तो हम लोग सीट पे बैठ गए हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जी गवर्नमेंट जी जी में ऐसी ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, यदि आपको परफॉर्म करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड। किसी भी तरह की जॉब हो, मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट और अभी ऐसा कुछ है भी नहीं। गवर्नमेंट में आप हैं, यू हैव टू परफॉर्म, आपका एक रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लियर जॉब रोल होता है, आपको वो परफॉर्म करना होता है, आपको आपका पूरा जी। इवैल्यूएशन होता है। सो इट्स नॉट लाइक। हाँ जी, आप बताइए और कुछ लोगों आप। को लोगों को मैम ऐसा है कि ओवरनाइट फेम चाहिए, ओवरनाइट पैसा चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन चाहिए। क्या ये मिल सकती है क्या स्ट्रेस के बिना? विशाल जी, ये पेरेंट्स सोचते होंगे, बच्चे नहीं। आई डोंट थिंक स्टूडेंट विल थिंक सच इन सच अ वे व्हेन लाइक इन दिस सिचुएशन स्पेसिफिकली। आपको पता है, मैं आपको एक इकोनॉमिक टाइम्स 10 जुलाई, मैंने डेट यहाँ कहीं लिखी हुई थी क्योंकि मैं हमेशा डेट में बहुत पुअर हूँ, भूल जाती हूँ। 10 जुलाई का जी 1918 की रिपोर्ट है, सॉरी 2018 की, आई एम सॉरी, जी 2018 की जी रिपोर्ट है। उसमें ये लिखा हुआ था कि 86 ग्लोबली एन एवरेज 86% लोग स्ट्रेस में होते हैं, और इंडिया में तो एज एन एवरेज 89% है। तो आप ये सोचिए कि वर्क प्लेस स्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ, तो इतना स्ट्रेस यदि है और उसमें यदि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, और अभी की जो सिचुएशन है, आप जान रहे हैं कि अभी जो हालात हैं, काफी टाइम तक इस कोविड वायरस के कारण, जो एपिडेमिक जो सिनेरियो है उसके कारण काफी फैक्ट्रीज बंद रही हैं, कितने टाइम तक हमारा लॉकडाउन रहा है। उसमें आप
जो स्थिति है उसमें यदि हम ये सोच लेके बैठे रहें कि हमें एसी रूम मिले और हमें परफॉर्म नहीं करना पड़े या हमें टारगेट रिलेटेड ना मिले जॉब, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, अपग्रेड करनी पड़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो भी जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं उन्हें आप अपग्रेड कीजिए। कंपटीशन बहुत टफ है। और गवर्नमेंट में आप ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे रहते हैं या काम नहीं करते। मुझे नहीं मालूम इस तरह का कॉन्सेप्ट या इस तरह की हमारी इंप्रेशन किस किस लिए बनी हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल टारगेट दिए जी जाते हैं, उन टारगेट को सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे करते हैं, वरना ये वेलफेयर स्कीम्स अभी चल नहीं रही होती, अभी आपको ये हॉस्पिटलिटी नहीं मिल रही होती। काफ़ी कुछ जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं वो इसी कारण से मिलती है। मैम, ये कोई डिग्रेड करने की बात नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ही यस, इट्स वेरी क्रूशियल, इट्स वेरी डिमांडिंग। करने के बाद आपको मिलती है, लेकिन ट्वेंटी लेकिन फोर लोगों को ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद कोई हमें पूछने वाला नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है। हाँ, कोई हमें इवोल्यूट नहीं करेगा। तो आप ऑलरेडी बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आ रही है जो गवर्नमेंट काफी मॉनिटर करता है, तो आप जैसे व्यक्ति जब बोलेंगे तो काफी लोगों को पता भी चलेगा कि क्या है चीज एक्चुअली। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे प्राइवेट में इवैल्यूएशन होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इवैल्यूएशन होता है, वैसे ही गवर्नमेंट में भी होता है। जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में जिस तरह से सेल्फ अप्राइज़ल भराया जाता है, हमारे भी होता है, हमारे ऊपर भी सीनियर्स होते हैं जो हमें इवैल्यूएट करते हैं। हमें भी उसी बेसिस पे हमारी सैलरी, रिम्यूनरेशन, हमारे इंक्रीमेंट डिसाइड होते हैं। यदि हम अपनी परफॉर्मेंस को जो डिज़ायरेबल है या एक ऑप्टिमम लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली उसका नुकसान मिलता है, या हमारे लिए जो भी डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं वो भी होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं होता है, या जैसे इनफैक्ट कई ऐसी, यदि हम कंपैरिजन करें तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ प्राइवेट में क्लैरिटी ज़्यादा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। और कई बार हाँ जी। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो काम जो जिसमें हमारा मैच नहीं हो रहा वो भी हम करते हैं। तो इस करते हैं मतलब करना चाहिए भी, क्योंकि यदि ज़रूरत है, डिमांड है और रिक्वायरमेंट है तो करना भी चाहिए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये जो कंपैरिजन है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का, या गवर्नमेंट में ज़्यादा सिक्योरिटी है, प्राइवेट में नहीं। अभी आप देखिए ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ही चल रहे हैं ना मोस्टली। तो अभी मैं नहीं मानती कि इस तरह का कंपैरिजन करना चाहिए। हमें फोकस ये करना चाहिए कि स्ट्रेस फ्री होके इफेक्टिवली काम करें, चाहे वो गवर्नमेंट में करें या प्राइवेट में करें। हमें हमारी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। मैं नेक्स्ट लेवल पे आपके जो हम काफी लोग हमको क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जो एक क्वेश्चन ये भी है कि टाइप ऑफ स्ट्रेसर्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एट वर्क प्लेस बिल्कुल। व्हेन दे ज्वाइन। तो काफी हाँ। नए लोग जो ज्वाइन करते हैं या जो लोग स्विच करते हैं, तब उनको ऐसा हम्म। लगता है कि यार ये जो पुरानी जो कंपनी थी या जो कंपनी जो मैं सोच के आया था पढ़ के, वैसे तो कंपनी है नहीं, वैसे तो जॉब नहीं है, तो उनके मैं लिए क्या है? ठीक है, मैं या उनके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं जो नए एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो नए न्यूली जॉइंड होते हैं, उनको क्या महसूस होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला, इस तरह के जो स्ट्रेसर्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स आर देयर। नंबर 1, इट्स टाइम स्ट्रेसर्स। टाइम स्ट्रेसर्स क्या होता है कि आपने वैसे क्वेश्चन अलग पूछा था, मैं इसमें ही इंक्लूड कर दूंगी। जो स्ट्रेसर्स में बता रही हूँ उसमें ये सारे जवाब आ जाएंगे, इसलिए मैं उसको ब्रीफली बता रही हूँ। एक होता है टाइम स्ट्रेसर्स। उसमें ये होता है कि एम्प्लॉयज को ये महसूस होता है कि मुझे टाइमली, उसको ये जो स्ट्रेस ये रहता है कि उसको डेडलाइन दी जाती है, और डेडलाइन का उसको स्ट्रेस रहता है। मुझे सिर्फ 2 दिन मिला है, मुझे 1 दिन मिला है, और बहुत जिसे कहना चाहिए छोटे नोटिस पे उसे ये डेडलाइंस दी जाती है। तो डेडलाइन का जो, या टाइम लिमिट का जो स्ट्रेस होता है, वो टाइम स्ट्रेस कहलाता है। और नए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या पुरानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नई में आए हैं, फिर वो कंपेयर करते हैं कि पुरानी बेहतर थी, नई ये है। इनमें कहीं न कहीं ये चीज़ भी आ जाती है, जिसे हम टाइम स्ट्रेस कहते हैं। वो चाहे सबमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हो, ये सारे जो हैं, ये टाइम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। अब आपका शायद क्वेश्चन ये होगा कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, है ना? तो टाइम ये स्ट्रेसेस
जो है वो उसको आप टाइम मैनेजमेंट से करके उसे आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए टाइम मैनेजमेंट उसमें आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए, बहुत सिंपल चीज़ है। बहुत क्योंकि हम हमारी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड वर्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं। तो हमें ये प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि कौन-सा काम हम पहले करेंगे, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। यदि एडमिशन है मुझे पहले कराने हैं तो मैं एडमिशन को प्रायोरिटी दूँगी क्योंकि वो टाइम बाउंड है। उसके बाद मैं अपना सेकंड प्रोजेक्ट ले लूँगी। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, आपको पहले आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा एंड देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, यू कैन मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली, है ना? तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है वो टाइम स्ट्रेसेस को कोप अप कर सकते हैं। नंबर 2 यस मैम। जो आपका आता है उसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी स्ट्रेस। ये हर एक जो जिसने नया ज्वाइन किया उसको होता है। अब वो जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी ये कहीं है कि पुरानी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप एंटिसिपेट करते हैं कि ये लोग कैसे होंगे, मेरे कलीग कैसे होंगे, इनके साथ झगड़ा तो नहीं होगा। एक फ्यूचर को लेकर फ़ियर होता है। या ये फ़ियर होता है कि मेरा नया बॉस है, वो कैसा होगा? मैं उनको प्रेज़ेंटेशन दूँगा तो फ्यूचर प्रेज़ेंटेशन को लेकर उसको एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाती है। मैं फ़ेल हो गया तो लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मुझे मेरे कलीग से सपोर्ट नहीं मिला तो ये एंटिसिपेटरी स्ट्रेसर्स हैं। और एंटिसिपेटरी यस मैम। स्ट्रेसर्स न्यू कमर्स के लिए, न्यू जॉइनर्स के लिए बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है, होता ही है। तो क्योंकि कई बार लोग नहीं सपोर्ट करते हैं, कई बार जिसे कहते हैं ना इसको ऑफिस पॉलिटिक्स, है ना? वो कई बार होती है। तो कई बार हेल्दी होती है, कई बार अनहेल्दी होती है, कम्युनिकेशन को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ये डायनामिक्स अलग है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगी। पर ये एंटिसिपेटरी स्ट्रेसेस होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज अगेन कि आप इसको कैसे मैनेज करोगे? तो एंटिसिपेटरी जो स्ट्रेसर्स हैं उनको यदि आपको मैनेज करना है तो आपको एक टेक्निक यूज करनी चाहिए जो होती है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मतलब आपको जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको आप रिप्लेस कर दीजिए पॉजिटिव से। मतलब आप इस तरह की नेगेटिव विजुअलाइजेशन को रिप्लेस करते हैं और पॉजिटिवली आप जो चीज़ फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं उन्हें आप रिप्लेस कीजिए। आप मत सोचिए क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास फैक्ट नहीं है। आप उसको वहाँ पे बंद करके पॉजिटिव लेना सोचिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। तो ये चीज़ वहीं पे ही आप उसको कोप अप कर पाएँगे, कंट्रोल कर पाएँगे। ये दूसरी तरह का है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले कोई पूछना चाहे? मैम मैम ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है जो लोग इंडस्ट्री में काफी सारे 10 साल 15 साल या 12 साल 8 साल 7 साल से काम कर रहे हैं। अभी कोविड-19 सिचुएशन है हुँ, हुँ। और 1.5-2 साल पहले अगर एक ऑफर आई थी कि भाई इस कंपनी में स्विच हो जाइए तो आपको सैलरी इतनी मिलेगी, अब वो स्विच हुँ, नहीं हुए बिकॉज ब्रांड दैट देव ऑलरेडी एंडोर्स्ड XYZ ब्रांड, उनको ऐसा हुँ, लगा हुँ। कि ये ब्रांड से तो ब्रांड नहीं है। अब वो ब्रांड उनको एंडोर्स करने की कगार पे नहीं है अभी बिकॉज कोविड-19 में, और उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जब 1.5-2 साल पहले जब ये ऑफर आई थी तब ये हुँ। पकड़ के चल गया और आज मैं कुछ अलग सिचुएशन पे होता, तो क्या उनको डिप्रेस होने की जरूरत है क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं तब। देखिए, कुछ सिचुएशंस होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कैलामिटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। यदि कोविड-19 को हम रोक सकते, तो हमने कब का रोक दिया होता। इतनी डेथ ही नहीं होती। ये इतना लॉकडाउन की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी अग्री। सिचुएशंस में आपका कंट्रोल नहीं है। उसके बारे में आपको सोचना या उसके बारे में एंग्ज़ायटी करना या डिप्रेशन में आना मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको करना चाहिए। हाँ, जहाँ आप सिचुएशन को या उन कंडीशंस को जहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन्हें आप बदल सकते हैं, जो आपके हाथ में है और वहाँ आप अपने एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो ज़रूर आपको सोचने की ज़रूरत है, एक सेकंड थॉट की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, यदि ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपको लगता है कि उस समय एंडोर्स किया होता और अभी नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं थी। ये सिचुएशन आपके आपके उसमें नहीं आ रही है, कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस सिचुएशन के बारे में आप मत सोचिए और
प्लीज़ डिप्रेस मत होइए, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी आपको आइसोलेशन और आपकी एफिशिएंसी को कम ही करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को कम करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को कम करेगा और फर्दर जो है आप और स्टैग्नेशन की तरफ जाए। ऐसा मत कीजिए, आप नई स्किल सीखिए, आप आगे बढ़िए, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। हमेशा याद रखिए कि पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव थॉट, पॉज़िटिव एटीट्यूड इट विल वर्क, डेफिनिटली इट विल वर्क। तो वो इसमें डिप्रेशन लाने हाँ की जी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल मैम, अ, बिल्कुल। हाँ, मैं मैं कल ही एक छोटी छोटी सी लीडरशिप के साथ बात कर रहा था। मैं नाम जी, नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बहुत रेलेवेंट है, लेकिन लीडरशिप है। तो उन्होंने बोला कि वी रिक्वायर्ड 40 पीपल एट आवर सेटअप। अभी इस सिचुएशन में जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोविड-19 में जॉब्स नहीं है, हाँ उन्होंने जी। ऑलरेडी हमें लेटर देके बोला कि 40 वाह! लोगों की हमें सो जरूरत है, वंडरफुल, 40। सो इंस्पिरेशनल एक्चुअली। इट्स सो वो वंडरफुल। यस। तो यस मैम। और तो मैं आपको ये ये बता ऐसी चीज होती है जो हमें इंस्पायर करती है। यस हाँ, मैम। बिल बिल्कुल विशाल जी। अभी ये सिचुएशन केवल क्योंकि ये एक वायरस के कारण जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये सिचुएशन खड़ी हुई है। लेकिन इस सिचुएशन को लेकर हमें डरना या डिप्रेस होना या ये नहीं होना चाहिए। आगे बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, बहुत से हमारे लिए दरवाज़े खुलेंगे, एक जॉब नहीं तो दूसरी। अभी तो मल्टी स्किल्ड हमें तो उल्टा एक मौका मिला है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सीखना है, हमारे स्किल को अपग्रेड करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ मुझे आपको और भी बतानी है, अभी बच्चों को बहुत कई बार अनरियलिस्टिक बच्चों को या पेरेंट्स को, दोनों को ये समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बच्चे टर्म यूज़ कर रही हूँ, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। पेरेंट्स और यस स्टूडेंट्स दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस नहीं रखें। सिचुएशंस में आप एंटर जब आप मार्केट में एंटर करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पहली जॉब में आप जो परफ़ॉर्म करते हैं, वो लर्निंग है आपकी, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है। आप सीखते हैं, आप कहाँ जॉइन कर रहे हैं, कितना आपको सीखने को मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। और उस लर्निंग वो ग्रोथ आप में ऐड होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में। वो एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ को बताएगा और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे। पर आप लेवल में एक बार एंट्री तो कीजिए। उस एंट्री के लिए आप ये इंतज़ार मत कीजिए कि मुझे वो पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर वही मिलेगा या बिना टारगेट की जॉब मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको खूब मेहनत करनी है, यही मेहनत तो आपको मैच्योर बनाएगी, यही तो आपकी ग्रोथ का जो है वो बेंचमार्क देगी आपको। तो ये बहुत ज़रूरी मैम, है। आपकी बात बहुत बहुत ही क्लियर है, और मुझे ये इससे रिलेट करती है क्योंकि हमारे यहाँ भी बच्चे जब आते हैं ना, तो हुँ, पेरेंट्स उनको प्रोटेक्टिव मोड पे लेके जाते हैं कि मेरा बच्चा मानसून में बाहर नहीं जाएगा, गर्मी में बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हम तो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, और प्रोटेक्ट हुँ, करने में ये होता है कि जो फ्लरिश होनी चाहिए वो फ्लरिश नहीं होती। हाँ, मैं वो हमेशा नहीं। बच्चों को बोलता हूँ कि आप, हाँ, आपको ऐसा करना है कि आपको ये मिलिट्री ट्रेनिंग है, आपको ये 3-4 महीने या 6 महीने अगर मिलिट्री ट्रेनिंग करेंगे आप, तो हुँ, आपका कार्य जो है, आपका करियर जो है वो फ्लरिश होने वाला है। आपको एक बिल्कुल, मोड में आना है सिर्फ। आपको स्ट्रेस भी एक, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ जॉब। अगर आप हुँ, स्ट्रेस को पार्ट ऑफ द जॉब नहीं लेंगे तो ये नहीं होगा। बिल तो बिल्कुल। आपसे बिल्कुल सहमत हूं मैं, बिल्कुल सहमत हूँ। विशाल जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक और बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेसर होता है जिसको हम लोग एनकाउंटर स्ट्रेस कहते हैं। एक आप जिन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे जो जिस जॉब में जाते हैं, कोई सोशल वर्कर बनते हैं, कोई हॉस्पिटैलिटी फ़ील्ड में जाते हैं, कभी मैनेजमेंट फ़ील्ड में जाते हैं, डाइवर्सिफ़ाइड फ़ील्ड हैं। उनको लोगों से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, कई सिचुएशंस को एनकाउंटर करना पड़ता है, रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं, कहीं क्लाइंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, कहीं इस तरह के जॉब्स होते हैं, है ना? आप मुझे मालूम है क्योंकि मैंने एक बार आपकी इस पूरे प्रोफ़ाइल को भी देखा था। अब इन स्टूडेंट्स के जी लिए मैम। जो इस तरह की जॉब में है, उनको मुझे आपको कहना है उनसे मुझे एक बात करनी है। सॉरी। यस मैम। उनसे मुझे ये कहना है कि एक एनकाउंटर स्ट्रेस जो होता है, जब आप लोगों के साथ एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर करने का मतलब यहाँ पर ये है कि कन्फ्रंट करते हैं उनसे, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है, जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब कई बार आपसे डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होते हैं। आपको ये मैनेज करना आना चाहिए। जो न्यूली एम्प्लॉइज़ होते हैं या न्यूली जॉइन्ड
स्टूडेंट्स होते हैं या वो न्यू बाइज़ होती हैं, तो वो उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि उसको कैसे मैनेज करना है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्ट्रेसर्स ये ज़रूर फेस करते होंगे। तो इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। कई बार पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बने हैं, सोशल वर्कर बने हैं, हॉस्पिटैलिटी फील्ड में है, मैनेजमेंट फील्ड में है, एचआर फील्ड में है, तो वहाँ ये ज़रूरी है कि आपको ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जिनका जिनका शायद वो खुद एग्रेशन में हो, शायद वो खुद एंग्जायटी डिप्रेशन में हो और आपसे रिएक्शन आपको दे रहे हो। तो आपको अपना इमोशंस, आप यदि इमोशनल है, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इमोशनल मैनेजमेंट ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना पड़ेगा। आपको चाहे तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए या आप जो भी करना चाहें, आप मस्कुलर रिलैक्सेशन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्ट्रेस को कोप अप करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको लगता है जॉब नहीं करनी, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, छोड़-छाड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेसेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना चाहिए। ये आपको हर फील्ड में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये केवल इन्हीं हॉस्पिटैलिटी फील्ड में ही है, जहाँ भी आपको कॉन्टैक्ट करना है उस सब में ये काम लगेगा। इसलिए मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है। मैम मैम आपने हाँ, बहुत अच्छा ये टॉपिक निकाला। मुझे आपको सॉरी मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने अपना करियर जब स्टार्ट किया तो जी। आपने कैसे चेंजेस फेस किए और आप किस सैलरीज, क्योंकि लोगों क्या होता है, लोगों को ऐसा होता है कि यार मैं अभी 25,000 30,000 35,000 पे पहुंच जाऊं और वो जस्ट आपको ग्रेजुएट। आपको मुझे बताना है, इनफैक्ट यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको मुझे बताना है कि जब मैंने करियर शुरू किया था, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरी पीएचडी हो गई थी, क्योंकि डिपार्टमेंट में हमेशा यदि मुझे सीधी जॉब जो मिली थी वो डिपार्टमेंट में मिली थी, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। उससे पहले मैं विजिटिंग थी। विजिटिंग मेरी पीएचडी कंप्लीट होने के बाद विजिटिंग में मुझे तब जो रेट्स थी वो 200 पर लेक्चर इस तरह का मिलता था। वो टाइम थोड़ा पुराना, मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 आफ्टर 2004। तो उस समय ये रेट थी। तो मैंने वो पर लेक्चर शुरू किया था 2000 रुपीज़ से। ठीक है, मुझे 2 लेक्चर 3 लेक्चर इस तरह से मिलते थे विजिटिंग में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हमें जॉब मिली थी और उसके बाद परमानेंट जॉब मिली थी। जब मैंने इंटरव्यू फेस किए थे और जो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, उस समय भी सैलरी का जो ग्रेड था वो कम था। मुझे उस समय सैलरी की नहीं थी, मुझे ये था कि मुझे डिपार्टमेंट में इन जो स्टूडेंट्स हैं इनको पढ़ाना है, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे अपने करियर को बढ़ाना है। अब चाहे मैं विजिटिंग से शुरू करूँ, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे शुरू करूँ, फिर परमानेंट हूँ, इस तीनों फेज़ में मुझे टाइम लगा था। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ही परमानेंट हो गई थी, मुझे तुरंत ही ग्रेड में पे मिलने लग गई थी और सीधी गवर्नमेंट जॉब में आ गई। इसके बीच का बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट है, बहुत सारी जर्नी है, जिसमें बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की है। कई जगह सीखने के लिए बहुत मिनिमल उस पे चार्जेस पे काम किया है। तो यहाँ पे आप ये मत देखिए, मैं बच्चों को यही कहना चाह रही हूँ, यहाँ पे ये मत देखिए कि आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जब आप एक बार सीख जाते हैं, ये लर्निंग आपके भविष्य में ज़रूर काम लगेगी, आपके वर्क प्लेस पे बहुत काम लगेगी, बहुत काम लगेगी। इसलिए मैम मैम आप ये क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा है क्योंकि काफी सारे भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट, इवन दी अदर इंस्टीट्यूट, वो लोग हुँ, पिच करते हैं कि ये कोई के बाद इतना पैकेज मिलेगा उतना पैकेज मिलेगा, लोग ये सोच के चकाचौंध हो जाते हैं। तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि भाई ये पैकेज क्या है, डिपेंडेंसी ऑन योर स्किल्स। अगर आप स्किल नहीं है तो आपको ये पैकेज नहीं मिलने वाला है, तो आपकी स्किल मैं स्किल वही पे ही ये पैकेज भी आपके स्किल पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। स्किल एग्जैक्टली मैम। अपग्रेडेशन स्किल अपग्रेडेशन आप ज़रूरी है। जी आपने जो बात की कि हम लोग ने 200 या 300 रुपीज स्टार्ट किया था, वो इंस्पिरेशनल है मैम, क्योंकि आप मैं जैसे हमने, यस मैम, ये उस मैंने समय भी की रेट्स इसी थी, तरह तो से रिवाइव स्टार्ट किया। वो विशाल जी उस समय की रेट्स थी, अभी तो रिवाइव हो चुकी है, अभी तो काफ़ी अच्छी है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि उस वक़्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था कि मुझे 200 मिलेंगे या 500 मिलेंगे। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं टीचिंग करूँगी, मैं पढ़ाऊँगी। और आपको अग्री। यकीन नहीं होगा, मेरे लिए इतनी लिमिटेशंस थी, बिकॉज़ आई एम फ्रॉम राजस्थान। मेरी लैंग्वेज पूरी चेंज हो रही थी। गुजराती में मुझे पढ़ाना था।
और क्योंकि बच्चे कुछ रूरल एरियाज़ से आते थे, मैंने गुजराती सीखी ताकि वो मुझे एक्सेप्ट करें। तो ये अग्री। चैलेंजेस थे और उस समय मेरे लिए ₹200 मायने नहीं रखते थे, मुझे गुजराती बहुत थे, सीखना था, बहुत मुझे थे, पढ़ाना बहुत था। थे। तो ये एग्जैक्ट बात है। एग्जैक्टली। यस मैम। ये हम दूसरा क्वेश्चन है मैम, जो ये है कि हाउ टू मैनेज सच स्ट्रेसर एट वर्क प्लेस। कभी ऐसा लगता है कि हमें हमें भी ऐसा लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत है। अगर हमने जॉब ज्वाइन भी कर लिया, हुँ, तो हुँ। हम ज्वाइन कर, ऐसा लगता है कि यार जो लोग काफी सालों से बैठे हुए हैं एक सिचुएशन पे, वो हमें बहुत ही स्ट्रेस कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ये बंदा नहीं होता तो हम लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते थे। तो ऐसे लोग जो अ, होते हैं, तो इसको कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर विशाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते मैं इसको चौथा टाइप मतलब फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रेसर मैं इसी पर आ रही थी। इसको कहते हैं हैं? सिचुएशनल जी स्ट्रेसर। ये सिचुएशनल स्ट्रेसर क्या है? जब आप वर्कप्लेस की सिचुएशन के कारण खड़ा होता है, उत्पन्न होता है। अब ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट वो चाहे कोलीग्स के साथ हो, चाहे आप जो अभी आप सिचुएशन दे रहे हैं कि एक है जो जान नहीं रहे हैं, इस तरह के हैं, तो उनके कारण हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ क्रिएट होते हैं सिचुएशंस के कारण, जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो इनएविटेबल हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ये सिचुएशनल स्ट्रेसेस हैं। अब इनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये मैं इस पे थोड़ी सी बात कर रहे थे। ये है क्या, ये आपने मुझे पूछा कि भाई ये सिचुएशनल स्ट्रेसेस है, ठीक है, जो अनकंट्रोलेबल है। एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। शायद आप भी मैनेजमेंट से ही, आपको भी अच्छे से पता होगा कि क्या है। फिर भी यस मैम। कोई कई बार आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई मीटिंग चल रही होती है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक पॉज़िटिव, एक कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे कलीग्स के बीच में हो या आपको मैनेजमेंट को कन्वे करना हो या और किसी सिचुएशन को लेकर हो, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन के लिए एक ओपन, हेल्दी कम्युनिकेशन वो होना ज़रूरी है। यदि वो नहीं हो रहा है, डेफ़िनिटली ये स्ट्रेस पर्सिस्ट करेगा और ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, बर्नआउट जो कि बहुत बड़ा एक वर्कप्लेस जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसमें वो टर्न हो जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन करना पड़ेगा इसके ऊपर। आप कुछ मैम, पूछ रहे क्या थे और ये हम लोग ऐसे जो स्ट्रेसेस होते हैं, क्या इसको हुँ। हम अवॉइड कर सकते हैं ऑन ऑन जॉब? क्योंकि हाँ, हम लोग हाँ, ऑलरेडी। कर हाँ सकते हैं, जी कर सकते जी। हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, कई बार कुछ सिचुएशंस मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि स्ट्रेसेस के टाइप्स और उनके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, स्ट्रेस के बारे में पढ़ रही थी, वर्किंग प्लेस स्ट्रेस के बारे में, मैंने ये देखा था कि 80% स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड, वो मैनेजेबल होता है। 10% ऐसा होता है जो आप मैनेज नहीं कर सकते। देखिए, जो स्ट्रेस हमारे इंडिविजुअल परसेप्शन पर डिपेंड कर रहा है, हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे साइकोलॉजिकल टॉलरेंस पर डिपेंड कर रहा है, उसे हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो स्ट्रेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो सिचुएशनल ऑर्गेनाइजेशनल है, उसे चेंज करने में टाइम लगता है या उसे कंट्रोल करने में या उसे मैनेज करने में टाइम लगेगा। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में हमारी तरफ से हो रहा है, उसे हम मैनेज कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने आप लोग सबको कन्वे करनी है, हम हमारी ज़िंदगी में हँसना भूल गए हैं। लाफ्टर जो है या ह्यूमर जो है वो बहुत कम हो गया है। वो चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे आप यदि वर्क प्लेस में हेल्दी कम्युनिकेशन है, एक हेल्दी ह्यूमर है, तो वर्क करने में मज़ा आता है, टीम वर्क है, एक जिसे कहना चाहिए एक असाइनमेंट मिलके किया जा रहा है, हँसते-हँसते किया जा रहा है, तो यू विल फील वेरी गुड एंड इट विल ब्रिंग अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आउटकम। यदि ये नहीं है, तो मुश्किल है और इसके लिए एक हेल्दी कम्युनिकेशन होना, एक क्लियर विज़न होना, एक मिशन होना, एक टीम देखिए, हमारे खुद के ईगो को हटा के इंस्टीट्यूशनल या जिसे कहना चाहिए कलेक्टिव या उस ईगो को हमें सामने रखना पड़ेगा। और हम उसको यदि इम्पोर्टेंस देंगे, हम मिलके काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि इसको क्रेडिट मिला, उसको मिला, वो इंस्टीट्यूट को मिलेगा क्रेडिट। यदि इस तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो डेफ़िनिटली वो और ह्यूमर के साथ, हेल्दी ह्यूमर के साथ, लाफ्टर के साथ, वो इम्पोर्टेंट है। वो भूल गए हम लोग, सिंपल रहना भूल गए हम लोग, नेचर के साथ जीना भूल गए हम लोग। ये जितना हम लोग करेंगे, उतना ही हेल्दी कम्युनिकेशन रहेगा और खुश रहेंगे हम लोग।
तो आपकी सारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि स्ट्रेस को मैनेज तो किया ही जा सकता है, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रेस को बड़ा बना देते हैं, पिक्चर एक बड़ा बना देते हैं। हमको ऐसा लगा कि हमारे साथ हाँ हाँ, जब ऐसा जब ऐसा हम लगता है कि स्ट्रेस ये में मेरे साथ ही नॉर्मली जब मैम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जब कभी भी कोई बच्चा आता है या कोई इवन प्रोफेशनल आता है, ऐसा बोलता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो क्या सबके साथ ही ऐसा होता है, किसी एक दो सिलेक्टेड लोगों के साथ ही ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअली सबका परसेप्शन इस तरह का है। एक एक कहावत है कि दूसरों की थाली में घी बहुत दिखता है। मैं ये कह रही हूँ सबका परसेप्शन इस तरह का ही होता है कि मैं मुझे स्ट्रेस ज़्यादा है या मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन थोड़ा मैंने आपको पहले ही कहा स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस होना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस यदि आप में नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे। मुझ जैसा तो काम नहीं करेगा यदि मुझे स्ट्रेस नहीं दोगे आप तो थोड़ी डेडलाइन, थोड़ा प्रेशर ये तो होना ही चाहिए, तो ही मैं परफॉर्म करूँगी। अच्छा मुझे कल देना है, ये करना है, वो करना है। अब तो ये यू स्ट्रेस है। पर इसको आप मतलब ये आप ये कंसिस्टेंटली नहीं होना चाहिए, ये डिमांड्स अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। यदि ये बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम है। हाँ, मैनेज किया जा सकता है, एक लेवल तक मैनेज किया जा सकता है। यदि आपको ये लग रहा है कि ये आपके साथ अनरियलिस्टिक, अनजस्टिस या आपके साथ अनफेयर कुछ हो रहा है, आप बात कीजिए, आपके सुपरवाइजर से मिलिए, आप उन्हें कहिए कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तब आप उन्हें बताइए कि देखिए ये इतनी-इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने इस तरह से इसको प्रायोरिटाइज़ किया है, मैं इस तरह से इसको करने वाली हूँ। पहला ये काम है, दूसरा ये है, तीसरा आप उनसे बात कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए, उसका रास्ता ज़रूर निकलेगा यदि इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं तो। Okay. मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मेरे मेरे एंड से कि अगर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, चाहे वो जी। मेरे वर्क रिलेटेड हो, चाहे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सही फील्ड में हूँ कि नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फॉर जस्ट 1 और 2 टिप अगर आप बता सकें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन। मैं अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हाट जी जनरली मैम, आई जी मैम। आप जब देखिए हर एक वर्क प्लेस की सिचुएशंस क्योंकि हम लोग जब घर से निकलते हैं तब भी ट्रैफिक होता है, स्ट्रेस में ही हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, ऑलरेडी वी बिकम स्ट्रेस्ड और फिर हम अपना काम शुरू करते हैं, तो स्ट्रेस तो हमारा रहता ही है। जब आप ऑफिस आवर्स छोड़ते हो, जब आप घर आते हो, ऑफिस को वहीं छोड़ के आइए, पहली चीज़ नंबर 1 अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए, अपनी हॉबीज़ और अपने आप को टाइम दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। तो ये जो क्वालिटी टाइम जो आप खुद को देंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो रिलैक्सेशन, वो मी टाइम, क्वालिटी टाइम वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आप खुद को दीजिए, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और मोबाइल को आपको एक कॉर्नर में डालना पड़ेगा। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है उसको कहते हैं हम लोग मुझे अभी थोड़ा-सा आई थिंक आई नीड टू सी इट मैंने उसको कहीं पढ़ा था। एक टर्म है उसको कहते हैं डिक्रीमेंट कहते हैं उसको जहाँ आप मैं शायद अभी भूल गई हूँ मैंने कहीं पढ़ी थी उस चीज को उसके अंदर ये होता है कोई कि दिक्कत आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं मतलब आप ऐसी एक्टिविटीज से अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही है यहाँ ये इस चीज को जब आप आइसोलेट कर देते हो जो आपको स्ट्रेस दे रही है उसमें से आप अलग हो जाते हो उसके लिए पर्टिकुलर मुझे अभी जस्ट दिमाग से निकल गया है मैं कभी आपको फिर से बता दूंगी तो वो कोई बात जब नहीं। आप आइसोलेट कर देते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उसको 10-15 मिनट तो आपको वापस रिचार्ज कर देगा तो ये रिचार्ज जो होना है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टिप हमेशा याद रखिए कि आप जब ऑफिस से आते हैं तो घर का टाइम आपके लिए है आप ऑफिस को भूल जाइए तब थोड़े बिल्कुल टाइम के बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड अगर किसी ऑनलाइन व्यूअर्स जो अभी हैं हमारे साथ, उनको कोई क्वेश्चन है जी मैम को जो पूछना चाहते हैं स्ट्रेस हाँ मैनेजमेंट के बारे में, तो जी हम लोग ओपन हैं। हम लोग विल वेट फॉर आई थिंक 10 श्योर सेकेंड्स श्योर जस्ट अ मिनट मैम। Very informative session by there is a comment by Dinesh Dagar session. थैंक यू दिगेश जी थैंक यू कोई एनी क्वेश्चन क्वेश्चन है फ्रॉम तो ऑडियंस प्लीज any questions that viewers have, anything that you want to ask to मैम? हम लोग मैम का नंबर और ईमेल आईडी तो ऑलरेडी आपको शेयर करेंगे यहाँ पर। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई पूछना है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप उनको स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं।
लेकिन हम चाहेंगे कि अभी लाइव है मैम तो आंसर भी करें सो दैट बिकॉज एंड आई काफी लव सारे टू लोग जो रिप्लाई देम। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें, मैं उन्हें, बिल्कुल मुझे अच्छा लगेगा जवाब देना। बिल्कुल 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 मैम दिस इज इंटरेस्टिंग टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो ऐसा लगता है कि पूरा दिन अगर निकल जाए तो भी हाँ, कम बहुत है। सारी टेक्निक्स हैं जिनको एक्चुअली बहुत सारी टेक्निक्स लोगों को मालूम भी है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना, उसे अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना, वो ज़रा इन लोग मतलब मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग मुश्किल कई है। बार उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो और फिर अग्री। ये डिप्रेशन, एंग्जायटी और बर्नआउट में चेंज हो जाता है, तब क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, उससे हमें बचना चाहिए। हमें उससे पहले रास्ता निकाल लेना है, यस प्रिवेंटिव होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये हम नहीं करेंगे तो हमें क्रॉनिक स्टेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तक पहुँचना ही नहीं है। तो बेहतर है कि यस हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लें। बिल्कुल मैम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने बस एक कॉल पे हमें अपना टाइम दिया है, मिलियन अरे बिकॉज थैंक यू आपके टू आभार। एनी टाइम। थैंक यू दीदी, और थैंक यू। जब जब कभी भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई अलग टॉपिक लेके आप आए। और ये बड़ा बड़ा अच्छा लगा हमें आपको इस माध्यम से जुड़े हैं। एक बड़ा टॉपिक है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके जैसे नहीं विशाल अनुभवी जी, लोग यदि स्टूडेंट्स या शेयर किया है तो मुझे आपको ऑडियंस में से किसी को भी इससे मदद मिलती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प देम। मेरे नंबर और आपने उन्हें दिए हैं, इफ दे वांट टू कांटेक्ट मी दे कैन। बिल्कुल मैम बिल्कुल मैम। सो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी मैम के ईमेल आईडी और नंबर आपको शेयर किए हैं। आप उनसे भी स्ट्रेट अवे कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आप उनसे रूबरू हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस ऑन आवर पेज एंड थैंक यू वेरी मच मैम अगेन वंस अगेन। और हम थैंक आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे जब कभी भी हमें ऐसा लगे कि आपको एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगेगा उस पर हम बात करेंगे मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू, बाय बाय, बाय। बाय।